नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आपको पता होगा बीएसएनएल थर्ड पीआरसी क्यों नहीं लागू हो रही है। काफ़ी टाइम से 2017 से लेकर अभी तक पेंडिंग ही चल रही है। मतलब थर्ड पीआरसी काफ़ी टाइम पहले ही लागू हो जानी थी लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो इसका कारण क्या है, ये कभी जानने की कोशिश की आपने? मतलब सिर्फ एक ये है कि कोई भी यूनियंस वगैरह इस चीज़ के लिए दबाव डाल रही है कि थर्ड पीआरसी लागू कर दो। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि मैनेजमेंट क्यों नहीं लागू कर रहा है थर्ड पीआरसी। गाइस आपको बता दूं कि जो थर्ड पीआरसी है वो इसलिए लागू नहीं हो रही क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है वो नहीं हट रहा। वो जब तक नहीं हटेगा थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी और डोड इसे मंजूरी नहीं देगा। अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या चीज है, या फिर कोई आम नागरिक ये चीज जानना चाहता है, पब्लिक कोई आम पब्लिक इस वीडियो को देख रही तो उनको तो पता ही नहीं कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या है, किस लिए बीएसएनएल लागू नहीं कर रही है। तो आज इस वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से आपको ये बताने वाला हूं कि थर्ड पीआरसी क्यों नहीं लागू हो रही है और अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या है, डोड का उससे क्या संबंध है और डोड क्यों आखिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को सामने रख रही है कि पहले इसको लागू करे, इसके नियम के हिसाब से कंपनी को चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिएगा इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन पूरी जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, विथ डिटेल, विथ एग्जाम्पल और विथ कैलकुलेशन। ठीक है, अभी आजकल की जितनी भी मैं जानकारी दे रहा हूँ उसमें कैलकुलेशन ऐड हो गई है, उससे थोड़ा सा क्या है समझने में आसानी भी होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी क्या है, मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है। जब बोर्ड वगैरह मैं ले आऊँगा तो उससे पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्या आखिर चीज़ है। ठीक है, फिलहाल जो मेरे पास है फिलहाल की कंडीशन में उसी के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्लोज को जान लेते हैं, पहले विस्तार से समझते हैं कि है क्या चीज़ आखिर, है ना। अफोर्डेबिलिटी क्लोज एक ऐसी शर्त है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सीपीएसईएस के कर्मचारियों के वेतन संशोधन वेज रिवीजन पर लागू होती है। इसे सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई, जो कि सीपीएसईएस के लिए नोडल एजेंसी है, ने थर्ड पीआरसी की सिफारिशों को मंजूरी देते समय लागू किया था। ठीक है, इसके पहले भी जो थर्ड पीआरसी की मंजूरी दी गई थी वो इस नियम पर दी जाएगी, भैया अफोर्डेबिलिटी क्लोज है इसके तहत। ठीक है, अब क्या है तो वो जान लेते हैं। क्लोज का उद्देश्य क्या है, मतलब मेन टारगेट क्या है। इस क्लोज का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी सीपीएसईएस अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक वित्तीय बोझ न उठाए। इसका मतलब यह है कि वेतन वृद्धि तभी लागू होगी जब कंपनी उससे वहन करने की स्थिति में हो। मतलब कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उस बोझ को उठा सके। अब ऐसा थोड़ी थर्ड पीआरसी लागू हो गई भैया हो गई, कहाँ से आएगा पैसा? पैसा तो सरकार ही देगी। अब सरकार के पास कहाँ आएगा? कंपनी के पास। जब बीएसएनएल कंपनी उतना पैसा कमाएगी तभी आपका जो है थर्ड पीआरसी लागू होगी, क्योंकि थर्ड पीआरसी भैया कोई छोटे मोटा खर्च नहीं है, बहुत खर्चा आएगा कंपनी को उसके बाद ही आपका, क्योंकि एक कर्मचारी की सैलरी दुगनी या तिगनी करने का मतलब ये है कि जो कंपनी में 1 लाख 2 लाख कर्मचारी है उनकी सारे की सैलरी दुगनी तिगनी करना, कितना हो जाएगा पैसा आप कैलकुलेट करके देखना कभी। अब यहाँ पर फिटमेंट बेनिफिट का निर्धारण कैसे होता है वो देख लेते हैं। थर्ड पीआरसी ने वेतन वृद्धि, जिसे फिटमेंट बेनिफिट कहा जाता है, को कंपनी के पिछले 3 वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ, इसको एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पीबीटी बोलते हैं, से जोड़ा जाता था। फिटमेंट बेनिफिट की दर कुछ मानदंडों पर निर्भर करती है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, उस चार्ट के हिसाब से आप देखिए। ये जो चार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, पीबीटी के 20% तक 15% मूल सिफारिश, पीबीटी 20 से 30 10%, फिर 30 से 45%, फिर 40 से अधिक शून्य नील हो जाएगा। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है ना कि ये चार्ट बताकर क्या समझाना चाहते हो। तो इस चार्ट को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से समझते हैं, फिर आगे के तीसरे पॉइंट पर जाते हैं और आगे की जानकारी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के एग्जाम्पल। मान लीजिए कि वेतन वृद्धि का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव, जो कि अर्थात जो खर्च है, सभी सीपीएसईएस के लिए समान है, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, सारे सीपीएस जितनी भी कंपनियां इसके तहत आती है सबके लिए 100 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च है। ठीक है, अतिरिक्त जितना भी बोझ आएगा वो 100 करोड़ रुपए निर्धारित कर लिया है इन्होंने।
अब विभिन्न CPSEs के लिए फिटमेंट बेनिफिट कैसे निर्धारित होगा? यह उनके पिछले 3 वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ एवरेज पीबीटी पर निर्भर करता है। जैसे कि अभी आपको पता है, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, मतलब 2 से 3 दिन पहले, जब पीबीटी के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया था कि क्या क्या होता है पीबीटी, ठीक है। लेकिन फिर से आपको बता दूं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो जानकारी आपको दे रहा हूँ ये कंटिन्यूटली आपको एग्जाम्पल के थ्रू दूंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 तरह की कंपनी बताऊंगा, जो कि पहले तो जो खतरनाक तरीके से पैसा कमा रही वो, फिर मीडियम तरीके से कमा रही वो, और एक BSNL जो सबसे लास्ट में है वो, ठीक है, जो सबसे कम पैसा कमा रही है। अब जो सबसे ज्यादा लाभ कमा रही है वो 15% फिटमेंट के साथ है। अब CPSA एक उच्च लाभ कमाने वाली कंपनी है जिसकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है। अब यहाँ पर CPS नाम दे दिया है कंपनी को, CPSE और A कर दिया है, ठीक है। तो ये पहली कंपनी है। अब पैरामीटर के हिसाब से आप पैरामीटर सामने देख सकते हैं। यहाँ पर औसत मान लीजिए एक तरफ पैरामीटर कर दिया, मान कर दिया और व्याख्या कर दी, ठीक है। औसतन पीबीटी 3 वर्षों पुराना 800 करोड़ रुपए कमाया कंपनी ने, कंपनी का लाभ, ठीक है। 3 वर्षों से 800 करोड़ रुपए कमा रही कंपनी, काफी अच्छा लाभ कमा रही औसतन, ठीक है। और उसके बाद पीबीटी का 20% जो है, मतलब एक सीमा है, जो लिमिट है, वो कितना खर्च कर सकती है? 160 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, इतना सीमा है उसकी, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। अब जो अतिरिक्त प्रभाव है, जैसे कि PRC लागू करना, उसके बाद कुछ और खर्चे वगैरह हो गए कंपनी के, ठीक है, ऐसे सब करके 100 करोड़ रुपए बनते हैं, 100 करोड़ रुपए बनते हैं। अब यहाँ पर वेतन संशोधन कर रहे हैं, इसका खर्च होगा वो 100 करोड़ रुपए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पीबीटी के जो 20% की सीमा 160 करोड़ है, उससे कम है, ठीक है। अब जैसे जो 160 करोड़ रुपए एक लिमिट बनाई गई कंपनी की, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उससे 100 करोड़ रुपए कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, एक यहाँ पर हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, 100/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 12%, ठीक है। तो जो कंपनी कमा रही है 800 करोड़ रुपए, उसका 12% आ रहा है, 12.5%, ठीक है। तो कंपनी के लिए हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव, चूंकि अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव 20% से कम है, जो लिमिट है उससे कम है, इसलिए CPSE को 15% मूल सिफारिश का अधिकतम फिटमेंट बेनिफिट दिया जाएगा। कंपनी खर्च उठाने में सक्षम है, मतलब इसका मतलब ये कि कंपनी खर्च उठाने में सक्षम है। और देखिए यहाँ पर ऐसा भी है कि 800 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, तो कंपनी अगर चाहे तो कम से कम 500 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी सोच रही है कि खर्च कर सकती है, लेकिन कंपनी हो सकता है आगे प्रॉफिट में न जाए और लॉस में चली जाए, तो 500 करोड़ रुपए ज्यादा हो जाएंगे खर्च, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो पीबीटी एक नियम बना दिया है कि पीबीटी के हिसाब से आप 12% से लेकर 40% के अंदर खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा खर्च होता है तो कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ गई, कंडीशन बिगड़ गई, तो उससे क्या होगा, कंपनी डूब जाएगी। इससे बहुत सारे लोगों जो कि काम कर रहे हैं उसमें, जिनका आर्थिक जीवन कंपनी पर निर्भर है, उससे अगर कंपनी डूब गई तो दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए पीबीटी नियम बनाया भैया, 40% से ज्यादा आप कहीं भी आर्थिक बोझ पर यहाँ पर प्रभाव नहीं आना चाहिए, 40% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये पहली कंपनी हो गई जो ज्यादा कमा रही है। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं, CPSE-B है, ठीक है, जो मध्यम लाभ कमाने वाली कंपनी है, जिसको 10% फिटमेंट तक यहाँ पर खर्च कर सकती है, ठीक है। अब इसका पैरामीटर देख लेते हैं। यहाँ पर वही का वही पैरामीटर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये 400 करोड़ रुपए कमा रही है साल के। इसका जो पीबीटी है वो 80 करोड़ से लेके 120 करोड़ तक है, ठीक है। मतलब 120 करोड़ के अंदर अंदर ये पीबीटी खर्च कर सकती है। और उसके बाद जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ है, जैसे वेतन संशोधन इसमें लागू होगा तो 100 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, वेतन वृद्धि का खर्च 100 करोड़ रुपए, पीबीटी के 20% 80 करोड़ से अधिक है, ठीक है। अब 100 करोड़ रुपए पीबीटी माइनस में 20% जा रही है, ठीक है, और लगभग उससे ज्यादा ही जा रहा है खर्च तो, ठीक है। लेकिन 30% 120 करोड़ से कम है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 से 30% निकल कर आया तो 20% से तो अधिक है, लेकिन 30% से कम है। तो ठीक है यार, 120 करोड़ तक तो सीमा है, लिमिट है, हम खर्च कर सकते हैं। तो ठीक है, मध्यम वर्गीय कंपनी भी यहाँ पर एक और कैलकुलेशन बताया गया है, 100/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 25% निकल कर आ रहा है, ठीक है।
चूंकि अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव 20% और 30% के बीच है, इसलिए सीपीएसई बी जो कंपनी है को 10% फिटमेंट बेनिफिट दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिटमेंट बेनिफिट पूरा निकल कर आ रहा है, ठीक है। एक फर्स्ट जो कंपनी हमने देखी उसमें जो फिटमेंट बेनिफिट है वो आपको 15% दे दिया है। मध्यम वर्ग की कंपनी है जो बीच वाली कंपनी कम बेनिफिट बीच का बेनिफिट कमा रही है, उसमें यहाँ पर फिटमेंट बेनिफिट 10% दे दिया। अब यहाँ पर बात आती है बीएसएनएल की, जो कि सबसे कम घाटे का सौदा है, सबसे कम कमा रही है, ठीक है। अब देखिए बीएसएनएल जैसी कंपनी घाटे या कम लाभ वाली कंपनी जो कि जीरो फिटमेंट दे सकती है, बीएसएनएल जैसी लगातार घाटे पर यह क्लॉज कैसे लागू होता है वो देखिए, ठीक है। मतलब देखिए इस क्लॉज जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है इसके अंतर्गत यहाँ पर बीएसएनएल जैसी कंपनी पीबीटी के अंतर्गत ही नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरामीटर वापस देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, पिछले 3 सालों से बीएसएनएल ने -1000 करोड़ रुपए का सीधा घाटा किया है, ठीक है। मतलब कोई फायदा तो किया ही नहीं। अब अगर यहाँ पर फायदा करती 100 करोड़ 200 करोड़ तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिखा था, लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है कि आपका जो फायदा है वो जीरो माना जाएगा, मतलब नकारात्मक, माइनस में चला गया पूरा, ठीक है। अब पीबीटी का 40% से तो कम होना ही चाहिए, ठीक है। आपका कम से कम पीबीटी की लिमिट 40% से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो कुछ परसेंट ही नहीं है, तो जीरो या फिर ऋणात्मक मतलब माइनस में जोड़ा जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव 100 करोड़ रुपए है, मतलब यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है और कंपनी तो 0 रुपए कमा रही है, तो कैसे देगी ऐसी स्थिति में। अब देखिए जब कंपनी घाटे में होती है तो उसका पीबीटी या तो शून्य हो जाता है या माइनस में चला जाता है। ऐसे में 100 करोड़ रुपए का कोई भी खर्च पीबीटी के 40% की जो लिमिट है उससे बहुत ही अधिक माना जाएगा, ठीक है। अब 40% की जो लिमिट दी गई है उससे ज्यादा है, तो भैया चूंकि अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पीबीटी के 40% से अधिक है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अनुसार बीएसएनएल के कर्मचारियों को 0% यानी कि 0% फिटमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब बीएसएनएल कर्मचारी को यहाँ पर फिटमेंट मिलना ही नहीं चाहिए, कुल मिलाकर बोला जा रहा है, ठीक है। फिटमेंट नहीं मिलेगा तो थर्ड पीआरसी किसे लागू होगी, फिटमेंट के जरिए होती है ना। तो देखिए अब हमने जो मैंने आपको बताया था फिटमेंट बेनिफिट का जो निर्धारण है, एक चार्ट बताया था स्टार्टिंग में, फिर से देख लेना। इस चार्ट का पूरा कैलकुलेशन था ये अभी तक, ठीक है। इसके बाद जानकारी वापस से कंटिन्यू करते हैं। बीएसएनएल का इस पर असर क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। लगातार घाटा बीएसएनएल एक लंबे समय से 2008-9 से लगातार घाटे में चल रही है अभी तक। इसका मतलब यह है कि कंपनी का पीबीटी पिछले 3 वर्षों से शून्य है या माइनस में, नेगेटिव है, ठीक है। तो शून्य फिटमेंट, जब पीबीटी शून्य या ऋणात्मक होता है तो वेतन संशोधन के कारण होने वाला अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव स्वचालित रूप से पीबीटी के 40% से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अनुसार बीएसएनएल कर्मचारी को 0% फिटमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि थर्ड पीआरसी का मूल उद्देश्य नहीं था और कर्मचारियों के लिए अस्वीकार्य है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो थर्ड पीआरसी क्यों लागू कर रहे हैं, ताकि कुछ सैलरी बढ़े। अब जब सैलरी ही नहीं बढ़ेगी तो क्या थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। अब कोई कर्मचारी इसको स्वीकार थोड़ी करेंगे, मतलब एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। अब यहाँ पर वेतन संशोधन में देरी क्यों हो रही है, सबसे प्रमुख कारण प्रशासनिक मंत्रालय की भूमिका। बीएसएनएल दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है डोट ने इस क्लॉज के कारण वेतन संशोधन को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी रोक दी है। बीएसएनएल के कर्मचारियों यूनियन और एसोसिएशन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीएसएनएल की प्रकृति एक रणनीतिक सीपीएसईएस स्ट्रेटेजिक सीपीएसई और सामाजिक दायित्वों सोशल ओब्लिगेशंस को पूरा करने वाली कंपनी के रूप में देखते हुए इस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को पूरी तरीके से हटा दिया जाए या बीएसएनएल के लिए शिथिल कर दिया है। मतलब बीएसएनएल कर्मचारी बोल रहे हैं कि भैया ठीक है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आपने यहाँ पर लागू कर दिया है, लेकिन क्या है कि इस कंपनी का मार्केट में रहना जरूरी है, तो इसलिए क्या है कि थर्ड पीआरसी लागू करना भी तो उतना ही जरूरी है। तो इस क्या है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आपने जो लगाया है या तो इसको हटा दिया जाए या फिर इसको थोड़ा सा इसके नियमों में थोड़ा फेरबदल करके यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू की जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो कर्मचारी है वो डिमांड कर रहे हैं लगातार। वर्तमान गतिरोध देरी का मुख्य कारण यह है कि सरकार ने अभी तक इस क्लॉज को शिथिल करने का निर्णय नहीं लिया है। मंत्रिमंडल की कोई मंजूरी नहीं दी है, जिससे थर्ड पीआरसी जो कि 1/1/17 को लागू होनी थी अभी तक पेंडिंग। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से जब तक नहीं हटेगी तब तक आपकी कोई थर्ड पीआरसी लागू नहीं होने वाली। इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा आपको।
और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।